नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट, ISI, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अडयाला जेल में होने वाले एक इंतहाई दिलखराश नोयत के वाक़े, 86 सेकंड की एक तकलीफ दे वीडियो और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के वाहिद और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या दिलखराश नोयत की वारदात की गई और इस वारदात की अब आला तरीन जराए से पहली मर्तबा तस्दीक भी की गई है। इसी खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब इमरान खान साहब ने खुद और दूसरी जानिब आला जराए ने यह तस्दीक की है कि इमरान खान साहब से 4 अक्टूबर को, यानी जिस दिन डी चौक में PTI का सुनामी एहतजाज हुआ था, जिस पर बदतरीन नोयत का क्रैकडाउन किया गया था, तो 4 अक्टूबर को इमरान खान साहब से वर्जिश वाली मशीन छीन ली गई थी। उसके बाद 20 दिन तक इमरान खान साहब को इस मशीन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई। इसी खबर के दूसरे हिस्से में जराए ने यह तस्दीक की कि यह बात 100% दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के सेल की बिजली 5 दिन तक मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई। इस सेल को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में धकेल दिया गया और उसके बाद इमरान खान साहब का जो 6x8 का एक सेल है, जो कि एक पिंजरा नुमा सेल है, यहां पे इमरान खान साहब को इस तरह से कैद किया गया कि 24 घंटे में से सिर्फ 50 मिनट के लिए इमरान खान साहब को इस सेल से बाहर निकलने दिया जाता था और इस सेल में मुकम्मल तौर पर बिजली काट दी गई थी। उसके बाद इसी खबर के तीसरे हिस्से में जराए ने यह तस्दीक की कि यह बात भी 100% दुरुस्त है कि इमरान खान साहब से अखबार की सहूलत छीन ली गई, उनकी टीवी तक रसाई बंद कर दी गई, इमरान खान साहब के लिए बाथरूम की सहूलत को मुकम्मल तौर पर महदूद कर दिया गया और इमरान खान साहब को बिल्कुल इल्म नहीं था कि जाली आईनी तरमीम के मामले में पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर क्या कुछ हो रहा है। अब उसके बाद इसी खबर में यह तस्दीक भी की गई कि इमरान खान साहब को इन 20 दिनों के दौरान इंतहाई मुजरे सेहत नोयत का खाना दिया गया और इस वजह से इमरान खान साहब की तबीयत कई दिन तक खराब भी रही। अब इस पूरी सिचुएशन में एक और नई और अहम ब्रेकिंग न्यूज आई है। यह ब्रेकिंग न्यूज एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इमरान खान साहब के वकला को खान साहब से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए। अब उसके बाद जब इस जाली हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो इस जाली हुकूमत ने वकला को अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत तो दी, लेकिन अब इस मामले पर एक नया और तकलीफदेह नोयत का इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि जब वकला की टीम इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गई तो इमरान खान साहब की हालत देखकर वकला की यह टीम हक्का बक्का रह गई, क्योंकि इमरान खान साहब से जब इन्हीं वकला की मीटिंग हुई तो पता यह चला कि इमरान खान साहब की शेव बढ़ी हुई है। इमरान खान साहब अगरचे आसाबी तौर पर इंतहाई मजबूत नजर आए, लेकिन उन्होंने वकला की टीम को बताया कि कैसे पिछले 20 दिन के अंदर उन्हें ज़हनी और जिस्मानी सोबतें दी गई और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने GHQ एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत के हवाले से 2 पैगामात भी जारी किए। अपने पहले पैगाम में इमरान खान साहब ने कहा कि जितना जुल्म PTI के ऊपर इस दौर में हुआ है, ऐसा जुल्म कभी मार्शल्लाह के दौर में भी नहीं हुआ। लोगों की खवातीन को उठाया गया, लोगों की जमानतें नहीं हो रही और फिर उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को भी अगवा कर लिया गया और अब उनका केस एक मुतासिब जज के पास है। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने दूसरे पैगाम में यह कहा कि उन्हें
फजल रहमान का जो आईनी तरमीम में एक किरदार सामने आया है, इस पर खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से अब से कुछ देर पहले एक और बड़ी गैर मामूली हैपनिंग हुई। अब ये हैपनिंग एक ऐसी सिचुएशन में हुई जब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने यह कहा कि अगर हुकूमत पंजाब ने यानी मरियम नवाज की हुकूमत ने इमरान खान साहब से उनके वकला की मुलाकात रोकी है तो फिर ये तौहीन अदालत की गई है, इस पर वजारत दाखिला अपनी रिपोर्ट जमा कराए। उसके बाद जज साहब ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब की मुलाकात उनके वकला से इसलिए रोकी कि इसके लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट का बहाना लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों को बुलाऊंगा, यानी एजेंसी के इन लोगों को बुलाऊंगा, इनसे इन कैमरा ब्रीफिंग लूंगा, इनसे कुरान पर हाथ रखवा कर पूछूंगा कि वो बयाने हल्फी दें कि क्या ये थ्रेट लेटर ठीक थे या ये कुछ जाली लेटर थे, ताकि इमरान खान साहब के वकला को खान साहब से मिलने की इजाजत ना दी जाए। लेकिन यहां पे GHQ जस्टिस फैज ईसा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सीनियर और मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब का एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। ये इंकशाफ मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में हामिद मीर साहब ने एस्टैब्लिशमेंट और जस्टिस फैज ईसा का रेफरेंस दिया। इसी इंकशाफ में उन्होंने इमरान खान साहब का हवाला भी दिया। उसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि जस्टिस फैज ईसा, जिनके मुतल्लिक जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर ये कहते हैं कि जस्टिस फैज ईसा एस्टैब्लिशमेंट के सबसे मक्कार और घटिया एजेंट के तौर पर सामने आए और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के एमा पर तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीना। तो अब इस पूरी सिचुएशन में हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में ये लिखा कि मुझे अफसोस है कि मैं जस्टिस फैज ईसा जैसे जज की हमायत करता रहा जो अपने ही फैसलों की खिलाफ वर्जी करते थे। अब कोई ये नहीं कह सकेगा कि पंजाब ने नजरिया जरूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से वकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज्यादा बुरा जज बलोचिस्तान ने पैदा किया। यानी हामिद मीर साहब ने यह कहा कि जस्टिस फैज ईसा जो नजरिया जरूरत के बानी जस्टिस मुनीर जो एक बदनामे जमाना जज थे, जस्टिस फैज ईसा उनसे भी ज्यादा बदनामे जमाना जज बन गए हैं। और मीर साहब ने इस बात पर अफसोस का इजहार भी किया कि वो फैज ईसा की हमायत करते रहे। लेकिन यहां आपको GHQ के तर्जुमान और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक जो एक अहम और हसास नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि GHQ के एक तर्जुमान हैं और इनके मुतल्लिक आपको ये भी कहेंगे कि शाइस्तगी के साथ इनके मुतल्लिक ये जो स्टोरी हम शेयर करने जा रहे हैं इस पर शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें। तो ये जो नाम नहाज GHQ के तर्जुमान हैं फैसल वाउडा, इन्होंने अब एक और नई बोंगी मारी है और इस बोंगी में उन्होंने ये बेबुनियाद इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी साहिबा की जो रिहाई हुई ये किसी समझौते के तहत हुई है। उन्होंने तासुर ये दिया कि एस्टैब्लिशमेंट और बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान कुछ समझौता हो गया, इस वजह से बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई मुमकिन हुई। लेकिन दूसरी जानिब हकीकत यह है कि बुशरा बीबी साहिबा को असल में इमरान खान साहब को आसाबी तौर पर तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था। बुशरा बीबी साहिबा पहले बनीगाला में हाउस अरेस्ट थी। उन्होंने खुद अदालत में दरखास्त दी थी कि वो जेल मुंतकिल होना चाहती हैं। वो इमरान खान साहब की कमजोरी के बजाय उनकी ताकत बन गई। अब चूंकि बुशरा बीबी साहिबा को किसी और मुकदमे में कैद रखना नामुमकिन था, क्योंकि जो बोगस मुकदमात खान साहब पर बनाए गए उनमें भी जो बोगस इल्जामात हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब की हद तक है। इसलिए बुशरा बीबी साहिबा को मजीद कैद में रखना भी नामुमकिन था। और दूसरी जानिब आलमी तंजीमों, अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत और अक़वाम मुत्तहिदा के एक ग्रुप का भी जाहिर है कि दबाव था। इसलिए चारों नाचार अब बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करना पड़ा। लेकिन अब बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक ही एक और अहम खबर आई है और वो खबर यह है कि बुशरा बीबी साहिबा को लाहौर में जमान पार्क मुंतकिल करने के बजाय पेशावर इसलिए मुंतकिल किया गया कि PTI के पास ये इतलात थी कि मरियम नवाज जो कि एक सिविल डिक्टेटर हैं, जिन्होंने इससे पहले भी PTI के रहनुमाओं और PTI के कारकुनों पर बदतरीन क्रैकडाउन करवाया और उनके मुतल्लिक मशहूर है कि वो सियासी तौर पर बहुत कीना परवर हैं। तो PTI की क़यादत के पास ये इतलात थी कि वो बुशरा बीबी साहिबा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए
یہ فیصلہ کیا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ لاہور کے بجائے پشاور منتقل ہوں گے۔ لیکن یہاں آپ کو جی ایچ کیو جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کے متعلق بھی ایک بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ بریکنگ نیوز اس وقت آئی جب جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اگرچہ اس ویڈیو کو پاکستان کے مین سٹریم چینل نے مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا، لیکن یہ ویڈیو جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی تضحیک کا باعث بنی، یہ ویڈیو کیا ہے، اس میں کس قسم کے مناظر ہیں، یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جن کی رخصتی پر پوری قوم یوم نجات منا رہی ہے، اب ان کا جو الوداعی ریفرنس تھا وہ انہی کے لیے تضحیک کا باعث بن گیا، کیونکہ اس ریفرنس میں تمام سینئر ججز کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن ان سینئر ججز نے اس الوداعی ریفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا، اور ان کے ایک جانب فاروق ایچ نائک جو کہ آصف علی زرداری کے رائٹ ہینڈ ہیں، وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے اپنے ساتھی ججز نے جسٹس فائز عیسیٰ کو مکمل طور پر دھتکار دیا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں جی ایچ کیو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ایک اور اہم خبر آئی ہے، کیونکہ یہ خبر ایک ایسی سچویشن میں آئی جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک نیا خط سامنے آ گیا، اور اس خط میں انہوں نے اب جسٹس فائز عیسیٰ کو عملی طور پر ایک جعل ساز قرار دیا۔ اس خط کے پہلے حصے میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی صورت مخصوص بینچ میں نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ نہیں بیٹھتا وہ خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس فائز عیسیٰ کی جعل سازی کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب سیاستدان اپنے عوامی فرائض کی خاطر اپنے ذاتی ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ ملک کو تباہی کی جانب مختصر راستے پر گامزن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تاریخ اس پر کبھی معاف نہیں کرتی، اور جسٹس فائز عیسیٰ کو تاریخ نے اب اپنا جو کوڑے دان ہے غلیظ ترین اس میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا۔ لیکن یہاں آپ کو جی ایچ کیو عمران خان صاحب اور جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ایک اور بڑا بھیانک راز کھل گیا ہے، اور یہ بھیانک راز گھر کے بھیدی نے کھولا ہے۔ یہ خبر برطانوی نشریاتی ادارے نے نشر کی ہے۔ اسی خبر کے دو نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ رانا ثناء اللہ نے یہ اعتراف جرم کر لیا کہ آئینی ترمیم، یعنی یہ جو جعلی آئینی ترمیم ہے، اس کے لانے کا مقصد یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں اس جعلی آئینی ترمیم میں براہ راست حکومت کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے، اور یہ اعتراف انہوں نے ایک برطانوی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ لیکن دوسری جانب بلاول زرداری کی بھی ایک دلچسپ نوعیت کی ویڈیو وائرل ہے، اور بلاول زرداری نے بھی فائز عیسیٰ کے پول کھولنا شروع کر دیے۔ اب بلاول زرداری نے الگ سے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہ ہوتے تو یہ آئینی ترمیم نہ ہو پاتی، یعنی انہوں نے بھی اب اعتراف کر لیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اس کٹ پتلی حکومت کے ساتھ مل کر ساز باز کی، بینچ بنانے والی کمیٹی اسی لیے تبدیل ہوئی، اور اس ساز باز کے نتیجے میں یہ جو ایک نئی جعلی آئینی ترمیم ہے اس کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ براہ راست حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں پہ جی ایچ کیو عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اب پتہ یہ چلا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا ہاتھ کر دیا۔ اب یہ جو خبر ہے یہ جے یو آئی کے ذرائع سے سامنے آئی ہے، اور جے یو آئی کے ذرائع نے یہ بتایا کہ حکومت نے، اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ جعلی آئینی ترمیم منظور کروانا چاہتی تھی، تو اس خبر میں کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو مختلف قسم کی میٹنگز میں یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں۔ اس کے بعد جب پارلیمانی کمیٹی میں چیف جسٹس کی نامزدگی کا معاملہ جائے گا، جب 3 نام جائیں گے، ان میں جسٹس منصور علی شاہ کا نام بھی ہوگا، اور جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے گا، لیکن بعد میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا کے مولانا فضل الرحمان کو بھی دھوکہ دے دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ
इमरान खान साहब और इमरान खान साहब एनक्लोजर के मुतल्लिक एक दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि इस जाली हुकूमत की एक घटिया वारदात एक गैर मुल्की बाशिंदे ने बेनकाब कर दी है। तो मामला यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट में इस जाली हुकूमत को यह खौफ था कि इमरान खान एनक्लोजर के टिकट खान साहब के नाम की वजह से बड़ी तादाद में बिक जाएंगे, इसलिए जो इमरान खान एनक्लोजर के टिकट खरीदना चाहते थे उनके साथ ये झूठ बोला गया कि इमरान खान साहब के नाम से मंसूब ये जो जोन है इसके तमाम टिकट पहले ही फरोख्त हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद एक गैर मुल्की जो क्रिकेट का मद्दा है, जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का ये मैच देखने के लिए पहुंचा था, उसने इस वारदात का पोल एक तस्वीर के जरिए खोल दिया। क्योंकि ये जो गैर मुल्की मद्दा है इसने इमरान खान साहब से मंसूब इस जोन में जाकर तस्वीर खिंचवाई। ये जोन मुकम्मल तौर पर खाली था और उसने कहा कि इस जोन के टिकट किसी खौफ से बेचे ही नहीं गए, यानी ये सेल पर ही नहीं लगाए गए, क्योंकि खौफ ये था कि ये इमरान खान साहब का जो एनक्लोजर है इसमें बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई टिकट खरीद कर बैठ जाएंगे। लेकिन यहां पे GHQ इमरान खान साहब और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज एक ऐसी सूरत में आई जब 62 अमरीकी जो कांग्रेस के अरकान हैं, इन्होंने ये खत लिखा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक को बहाल किया जाए, इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, दीगर सियासी कैदियों को भी रिहा किया जाए और जमहूरियत को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। अब इस पूरी सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हकूक के तर्जमान हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो ताज़ा तरीन आइनी तरमीम की गई है ये उजलत में की गई, ये वसी मशावरत और बहस के बगैर मंजूर की गई और इन तरामीम से अदलिया की आज़ादी बहुत ही ज़्यादा संगीन तरीके से मुतासिर होगी और ये बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यानी शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत ने इस रियासत के मुंह पर मजीद कालक जो है ये मलवा दी है और पूरी दुनिया से यहां तक कि अमरीकी कांग्रेस के 62 से ज़ायद अरकान भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।